लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय ने कहीं ना कहीं लोगों को आवाज दी थी और उस आवाज के साथ आज भी इस क्षेत्र के लोग हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद का जो राजनीतिक सफर है उस सफर में उनके साथ चल करके ही वो अपना विकास कर सकते हैं। एनडीए गठबंधन को नकार दिया है। 2025 के चुनाव में क्या होगा ये अभी वक्त बताएगा। राजद भी एक कैडर पैदा किया है जिसमें एमवाई समीकरण को कहा जाता है कि वो कैडर हो गया है। जो आकलन दिया है 11 में से एक भी सीट एनडीए गठबंधन के पास नहीं गई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का मुख्यमंत्री 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कौन होगा, इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है और दोनों ही गठबंधन के साथ साथ अन्य जो बिहार में चुनावी दल हैं या फिर गठबंधन है, गठबंधन बनने की जो तैयारी चल रही है वो लगातार मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार पार्टियां नहीं बल्कि बिहार की जनता करेगी। और खास करके ये जो एपिसोड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, महाभारत 2025, इसमें हम बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के समीक्षा के आधार पर जो वहां के रुझान है और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, जो 2015 और 2020 के मतदान के पैटर्न हैं उससे बिल्कुल अलग 2025 में पैटर्न देखने को मिल रहा है। और इस पैटर्न में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ा क्षेत्र है जिसने 2024 के चुनाव में भी अपना जनादेश दिया, जिसने बहुत कुछ क्लियर किया है। आगे रणनीति क्या होगी, 2020 में भी जनादेश लगभग उसी अनुपात में आया था। हम बात मगध क्षेत्र की कर रहे हैं और मगध क्षेत्र अक्सर मुख्यमंत्री के चेहरा पर मुहर लगाने के लिए सबसे बड़ा रोल अपनाता है। पिछली बार तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुख्यमंत्री का रोल देने के लिए वोट किया गया था। जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि 2020 में मगध के क्षेत्र ने ये मान लिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट भी दिया था। मगध क्षेत्र के जो अलग अलग जिला हैं, विधानसभा है, हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें खास करके अगर देखा जाए तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया जी, नवादा और पटना ये क्षेत्र आते हैं जिसमें लगभग 40 विधानसभा क्षेत्र हैं। जिन विधानसभाओं के परिणाम 2020 के आधार पर अगर देखा जाए तो 2025 में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जिस तरह से एक नए समीकरण के साथ चुनाव लड़ रहा है जो पिछले बार नहीं था। पिछले बार आपने देखा होगा कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं और चिराग पासवान हैं, इन दोनों ने अपने अपने गठबंधन को छोड़ करके अन्य गठबंधन से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया था। और चिराग पासवान अकेले 140 के आसपास सीटों पे लड़े थे और इतनी ही सीटों पे 130 के आसपास सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। वो ग्रैंड अलायंस बनाए थे और उसके आधार पर उन्होंने कई दलों का एक गठबंधन बनाया था जिसमें ओवैसी की AIM-IM थी, बसपा थी और भी दो तीन दल शामिल थे उसमें। इन सभी के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था और 6 सीटें वो जीत करके आए थे, उनका गठबंधन जीत करके आया था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट नहीं मिली थी। ये क्षेत्र उपेंद्र कुशवाहा को पहले भी मान सम्मान दे चुका है, उन्हें सदन भेज चुका है। और 2014 में आपको देखें तो इसी मगध और शाहाबाद के क्षेत्र से जीत करके आए थे। कुछ उनका जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा जो है वो मगध से जुड़ा हुआ भी है, जो कि दोनों को प्रभावित भी करता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये वो क्षेत्र है जिसने 2024 में भारतीय जनता पार्टी का से अपना हाथ खींच लिया था। 2020 में भी लगभग यही हुआ था। अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जिला हम अरवल लेकर के चलते हैं और अरवल में 2 सीटें हैं। इन दोनों सीटों का अगर हम आकलन करते हैं तो साफ पता चलता है कि अरवल जिला के लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए गठबंधन नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और ये सबसे बड़ी बात आपको समझ में आएगी तब जब आप 90 के दशक में जाएंगे और लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय की बात करेंगे। लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय ने कहीं ना कहीं लोगों को आवाज दी थी और उस आवाज के साथ आज भी इस क्षेत्र के लोग हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद का जो राजनीतिक सफर है उस सफर में उनके साथ चल करके ही वो अपना विकास कर सकते हैं। खैर कितना विकास होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार ने अब तक अपना वो पैठ नहीं जमाया है। अरवल की 2 सीटें हैं और दोनों सीटों में महागठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है। अरवल से CPI-ML जीती है तो वहीं कुर्था से राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली है। यानी कि इन 2 सीटों में से एक भी सीट
नहीं मिली है एनडीए गठबंधन को, ये साफ बताता है कि अरवल के लोगों ने एनडीए गठबंधन को नकार दिया है। 2025 के चुनाव में क्या होगा ये अभी वक्त बताएगा, लेकिन 2024 के पैटर्न को अगर देखें तो यही लगता है कि इस बार भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई विशेष प्रयोजन, प्रयास और रणनीति अगर नहीं बनाती है एनडीए गठबंधन तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ की लड़ाई सीधे तौर पे आप देख लीजिए कैडर बेस्ड लड़ाई है। राजद भी एक कैडर पैदा किया है जिसमें एमओआई समीकरण को कहा जाता है कि वो कैडर हो गया है, तो वहीं लेफ्ट भी अपना कैडर, और सीपीआईएमएल तो आप जानते ही हिमालय का एक बड़ा कैडर वर्ग है जो बार बार एनडीए गठबंधन को मात दे रहा है। और 2020 से इस परंपरा की एक अलग शुरुआत हुई है। यह शुरुआत जहानाबाद में भी देखने को मिली। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है। पिछले बार आपने देखा होगा कि किस तरह से जहानाबाद में रिजल्ट परिवर्तन हुआ, और इस क्षेत्र में भी जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जहानाबाद की बात करें तो यहां से राष्ट्रीय जनता दल जीत करके आती है। 2020 में भी यही हुआ। घोसी की बात करें तो यहां से सीपीआईएमएल जीत करके आती है, और मखदूमपुर की बात करें तो यहां भी रिजर्व सीट है, यहां से भी राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है। यानी कि 2 जिले अरवल और जहानाबाद पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को नकार दिया है। और इन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जहानाबाद में जो पारंपरिक सीट था पिछले कई चुनाव से उसका कब्जा एनडीए गठबंधन का था, उस सीट से इस बार उसकी छुट्टी हो गई है। हालांकि इसके आगे हम बताएंगे कि पारंपरिक सीट कैसे छीना और कैसे उसको शिफ्ट किया गया है। इसके बाद जो जिला आता है औरंगाबाद आता है। ये मगध का सबसे मजबूत जिला है और इस जिले में 6 सीटें हैं, जिन 6 सीटों का अगर हम आकलन करना शुरू करते हैं तो साफ साफ नजर आता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इस जिले में भी आंकड़ों के हिसाब से बहुत सारी चीजें साफ साफ दिखाई देती है। और औरंगाबाद भी एक ऐसा जिला है जिसने पूरी तरह से नकार दिया है एनडीए गठबंधन को। यहाँ की सबसे पहली सीट जो है वो गोह है, और गोह में राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है। पिछले चुनाव में बहुत सारी परिस्थितियां बदली थी, उन परिस्थितियों के बारे में भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ने बहुत हद तक एनडीए गठबंधन को डैमेज किया था। देखने में भले लगता हो कि उन्होंने नीतीश कुमार को के विरुद्ध चिराग पासवान लड़े थे चुनाव, लेकिन आपको याद होगा कि एक तरफ जहां चिराग पासवान थे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और पूरे एनडीए गठबंधन के विरुद्ध उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। 243 सीटों पर उनका गठबंधन चुनाव लड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा भी 130 सीटों पे के आसपास चुनाव लड़े थे। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने डैमेज किया, और उनका भी वोट बैंक अगर देख लिया जाए तो 4 से 5 हजार के आसपास का वोट उनका कॉमन नजर आता है, जबकि 18,000 के आसपास वोट चिराग पासवान लेकर के आए थे हर विधानसभा में। गोवा में राष्ट्रीय जनता दल और ओबरा में भी राष्ट्रीय जनता दल की ही जीत हुई है। नवीनगर की बात करें तो यहां भी राष्ट्रीय जनता दल जीती है। तो वहीं कुटुंबा में इंडिया गठबंधन की ही, महागठबंधन की ही कांग्रेस यहां से जीत करके आई है, और यहीं के राजेश कुमार हैं, राजेश राम, जो अब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। औरंगाबाद की बात करें तो यहां भी कांग्रेस का कब्जा हुआ है, और रफीगंज में भी राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, यानी कि 6 में से 6 सीट क्लीन स्वीप किया है महागठबंधन ने। और ये ट्रेंड आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 2024 में भी। ये औरंगाबाद क्षेत्र जो कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता था राजपूतों का, जिसको भेदना बड़ा मुश्किल था, इस क्षेत्र को भेद करके और यहां कुशवाहा का कब्जा हुआ है। यानी राजपूतों से छीन करके कुशवाहा ने इस सीट को कब्जा किया है, और यह काम किया है राष्ट्रीय जनता दल में चुनाव से ठीक पहले ज्वाइन करने वाले अभय कुशवाहा ने। अभय कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में थे, विधायक भी थे, कहा जाता है कि काफी पॉपुलर भी हुआ करते थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी उनको जदयू ने बनाया था। और आरसीपी सिंह के कारण जदयू से उनका थोड़ा सा टूटटान हुआ था, नोकझोंक हुआ था, क्योंकि आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद उन्होंने पोस्टर लगाए थे, उससे लेकर के उनका जदयू के भीतर काफी विरोध उत्पन्न हुआ था, और विरोध के कारण उनको पोस्टर भी हटाने पड़े थे। बहुत सारी बातें सामने आई थी। उसके बाद से वो नाराज चल रहे थे। आरसीपी सिंह के साथ भी उनका लंबा समय नहीं चल पाया। आरसीपी सिंह जब बाहर हुए तो वो बाहर नहीं हुए थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे वक्त का इंतजार करते हुए 2024 में उनको मौका मिला, और उन्होंने किला फतह कर दिया। एक ऐसा काम कर दिया जिस चित्तौड़गढ़ पर किसी की पहले जीत नहीं हुई थी। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था
इतिहास के पन्नों पर ऐसा नजर आता है कि किसी दूसरे जाति के लोगों ने, लेकिन यहाँ से राजपूतों का गढ़ रहा है और दो ही परिवार के भीतर ये सीट शेयरिंग होता रहा है। इस बार यहाँ कुशवाहा का कब्जा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने ये काम करके दिखलाया है। दूसरी सीट जो आप बात करें हम तो नवीनगर की, यहां से भी राष्ट्रीय जनता दल है। कुटुंबा की बात हमने, औरंगाबाद की बात बता दी, रफीगंज की बात बता दी। 6 सीटों में से 6 सीट जो है यानी कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को नकार देता है। यहां एक भी सीट उनको नहीं मिली हुई है, चाहे वो नीतीश कुमार जितना भी दावा कर ले विकास का, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी जितना दावा कर ले, क्योंकि इस क्षेत्र से वो आते हैं, इस क्षेत्र में उनका प्रभाव भी रहा है। इससे पहले उन्होंने अपना उम्मीदवार भी औरंगाबाद में खड़ा किया था 2019 में। ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन यहां क्लीन स्वीप करता आ रहा है। और जो सीटों का हमने समीकरण आपको बताया कि अब तक हमने 11 सीटों का जो आकलन दिया है, 11 में से एक भी सीट एनडीए गठबंधन के पास नहीं गई है। यानी कि 40 सीटों में से 25% से ज्यादा सीटों पर कब्जा पहले ही हो चुका है। 3 जिला कब्जे में आ गया है महागठबंधन के। और 2025 में इसका असर क्या होगा, 2024 में भी इसका असर देखने को मिला है। 2025 में भी कहीं ना कहीं जिस तैयारी के साथ महागठबंधन आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से अपना रोल बदला है कांग्रेस ने, जिस तरह से एक और दल की एंट्री हुई है इस बार, मुकेश सहनी जो पिछली चुनाव में भाग करके चले गए थे, बीच मीटिंग से उठ करके उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, 4 सीटें जीत करके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें उनको दी थी अंतिम समय में, और अब वो नीतीश कुमार के साथ हैं और इस बार बड़ी मजबूती के साथ 40 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। लगभग वो अपना फाइनल कर चुके हैं कि 40 से ज्यादा सीटों पर, हालांकि वो कहते तो 60 सीट है, लेकिन 40 सीटों पर वो चुनाव। इसके बाद मगध क्षेत्र का ही एक और जिला आता है गया। गया जिले में सबसे अधिक 10 सीटें हैं और ये 10 सीटें बहुत ही निर्णायक होती हैं। इनका भी आंकलन यदि हम करने आते हैं तो इसमें 10 सीटों का जो ये आंकड़ा है, इसमें 50-50 का चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधे सीधे राजधानी से कनेक्ट होते हैं, इसके बाद बगल के पड़ोसी राज्य से भी कनेक्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बात करें हम तो गया जिले के गुरुआ में राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। वहीं शेरघाटी की बात करें तो यहां भी राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, यानी 10 में से 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती है। तो इमामगंज की बात करें तो यहां 2020 में जीतन राम मांझी की जीत हुई थी, जो बाद में 2024 में लोकसभा चुनाव जीते थे और इसके चलते ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर उन्होंने अपनी बहू जो है दीपा मांझी को मौका दिया था। संतोष सुमन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पत्नी है, काफी एनर्जेटिक हैं और मुखर होकर के बोलती भी हैं। इन्होंने उपचुनाव में अपनी सीट बरकरार रखी, अपनी पार्टी को सीट दिलाया और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का इसमें कब्जा है, यानी एक सीट, 3 में से 1 सीट जो है वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के खाते में गया, यानी एनडीए गठबंधन को, यानी 2-1 से ये मैच आगे बढ़ रहा है। बाराचट्टी की बात करें तो इसी गया क्षेत्र का बाराचट्टी विधानसभा है जिसमें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की पकड़ है। 2020 में यहां से जीत करके ज्योति मांझी आई थी, और ये ज्योति मांझी हैं कौन, तो ज्योति मांझी दीपा मांझी की मां है और जीतन राम मांझी की समधन है, संतोष सुमन की सासू मां है। ये यहां से जीत करके आती हैं, यानी कि अब तक एनडीए गठबंधन को इस मगध क्षेत्र के गया जिले में ये 2 सीटें जो हैं बढ़त बना करके और बराबरी पर ला करके एनडीए गठबंधन को खड़ा करती हैं। आगे क्या होगा 2025 में, ये देखने वाली बात होगी। बात बोध गया की करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 6वीं-7वीं बार जीत करके प्रेम कुमार यहां से आए हैं। हम गया टाउन की बात कर रहे हैं, गया टाउन में 6वीं-7वीं बार जीत करके आए हैं और प्रेम कुमार कद्दावर नेता हैं। कभी 2015 में मुख्यमंत्री का चेहरा भी के रूप में भी इनको देखा जाता था। आज भी ये नीतीश सरकार में मंत्री हैं, हालांकि पिछले में मंत्री नहीं बनाए गए थे। इस बार इनको फिर से मौका मिला है और कहा जाता है कि ये नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने में भी माहिर माने जाते हैं। बात करें तो इन सीटों की जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें से 5 सीटों में से 3 सीटों पर बढ़त जो है वो बनाया हुआ है एनडीए गठबंधन और 2 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन है। बात करें हम बोध गया की तो ये बोध गया रिजर्व सीट है और यहां से राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है। कुमार सर्वजीत यहां से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और 2020 में भी चुनाव लड़े थे।
2024 में इनको गया से उतारा गया था लोकसभा में, लेकिन जीतन राम मांझी के कारण, और जीतन राम मांझी ने इनको हरा दिया था। यहां पर एक ट्विस्ट आया था, एकमात्र ये सीट थी जो जीत करके इस क्षेत्र में अपना प्रतिष्ठा कहा जाए तो एनडीए गठबंधन ने बचाया था, और वो सौभाग्य मिला था जीतन राम मांझी को। बात हम टेकारी की करें तो ये सीट भी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास है, और ये वो तीसरा सीट है इन 10 सीटों में जहां हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने प्रतिष्ठा बचाई है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की। बात हम करें बेलागंज की, तो बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल के पास हुआ करता था, जो 2020 के चुनाव में सुरेंद्र यादव यहां से जीत करके आए थे, और लगातार उनकी जीत हो रही थी। इस गढ़ को कहा जाता था कि सुरेंद्र यादव का वो बहुत सुरक्षित किला है, जिस किला को इस बार ढा दिया है जदयू ने। 24 के लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद बने। कई बार के कई उड़ान के बाद उन्होंने यहां से अपनी जीत हासिल की। इससे पहले भी वो जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं। इस बार वो फुल टर्म इलेक्शन में 2024 में लड़े और उन्होंने जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हराया था। उनके पुत्र को बेलागंज से जो उपचुनाव हुआ उसमें उतारा गया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए, और जनता दल यूनाइटेड की मनोरमा देवी, जो कि पहले से यहाँ एमएलसी रही हैं, उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की, और काफी अंतर भी रहा। इस सीट पर कब्जा जदयू ने किया, और कहीं ना कहीं पिछले 2024 के चुनाव का हार का बदला भी सुरेंद्र यादव से लिया गया। यानी कि यहां पर टक्कर पक्का नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें अतरी की, तो यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास है, और यहां से लाख प्रयास करने के बाद भी अब तक जीत नहीं पा रही है एनडीए गठबंधन। बात वजीरगंज की करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह का कब्जा है। इस बार इस पर कई महारथी जो हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहां से चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और जमीन पे उन्होंने पकड़ बनाई है। युवाओं के बीच में काफी फेमस है, और चिराग पासवान के स्टाइल में, तेजस्वी यादव के स्टाइल में, इसके बाद आप अगर कहें तो मुकेश सहनी स्टाइल में, सभी के स्टाइल को कॉपी करके सभी के स्टाइल की राजनीति वो करते हैं। और सबसे बड़ी उनकी राजनीति के स्टाइल है कि उनके स्टाइल को सभी कॉपी करते हैं, क्योंकि 2024 में भी जिस तरह से जहानाबाद और अन्य क्षेत्रों को लेकर के, नवादा को लेकर के, खास करके भूमिहार समाज से आते हैं, और भूमिहार समाज में उनको लेकर के जिस तरह का क्रेज था, उन्हें लोकसभा का चुनाव लोग लड़ाना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण और विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए वो एकदम पूरी तरह से अपनी तैयारी कर चुके हैं। उनकी पूरी टीम काम करना शुरू कर चुकी है, और सालों उनका काम चलता है, चाहे वो लॉकडाउन के पीरियड की बात कर लें या अन्य समय में, हमेशा वो जनता के लिए खड़े रहते हैं। एक टीम भी उन्होंने अपने क्षेत्र में रखी है, जो टीम किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो वो लोगों के साथ कनेक्ट होती है, और उनकी समस्या का समाधान चाहे जिस तरीके से भी हो वो करने के लिए पूरी तैयारी करती है। वजीरगंज भी एक ऐसा सीट बन गया है जो हॉट सीट इस बार के चुनाव में बनने वाला है, और खास करके इस हॉट सीट बनाने में चिंटू भैया और चितरंजन कुमार का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ये बातें देखने में साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि उन्हें टिकट कौन देता है। इस टिकट पर लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदारी इस बार बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में बढ़ाने के पीछे भी कारण होगा कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो अब तक हमने आपको बताया कि चाहे वो अरवल हो, जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो, गया हो, इसमें भी 50-50 का रेशियो चल रहा है। अब तक जो हमने आपको 10 सीटों का बताया, इन 10 सीटों में गया जी में सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि 5 सीटें जो हैं, 6 सीटें जो हैं, अब तो 6 सीटें हो गई हैं उपचुनाव के बाद, 6 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन को, और 4 सीट सीधे सीधे जाता हुआ दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। 5-5 का ये 2020 में आंकड़ा था, जो अब 6-4 का हो गया है। उपचुनाव में 1 सीट की बढ़त प्राप्त कर लिया है एनडीए गठबंधन ने, और वो भी हुआ है माफ कीजिएगा बेलागंज जो उपचुनाव हुआ है उसके कारण। हालांकि इमामगंज में भी हुआ था, इमामगंज सीट तो रिटेन कर लिया गया, लेकिन बेलागंज सीट छीना गया है। ये बातें साफ साफ नजर आ रही हैं, और इसके कारण थोड़ा सा जो लड़ाई में नजर आ रहा है, और वही 2 लोगों के कारण, एक जीतन राम मांझी और दूसरे नीतीश कुमार के उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है चिराग पासवान का भी। चिराग पासवान इन सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। 2020 में भी इसमें से कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। हम वो भी लिस्ट आपको बताएंगे जिस लिस्ट को लेकर के
चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास गए थे, जिस लिस्ट को अप्रूवल मिल गया है। अब नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी और प्रधानमंत्री की मीटिंग दिल्ली में और फिर पटना में होने के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार सीट शेयरिंग के समझौते में किसे कौन सी सीट मिली और किसे कितनी सीटें मिली। इसके बाद हम बात करेंगे नवादा की। बात नवादा की करें तो ये भी 5 सीटों वाला जिला है, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उलट पुलट की है। खास करके अगर बात करें तो ये भी वो क्षेत्र है मगध का, जिसने बड़ी मुश्किल से एनडीए गठबंधन की एंट्री कराई है। रजौली की बात करें तो रिजर्व सीट है और यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कब्जा किया है। तो वहीं हिसुआ से जो दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस का कब्जा है, नवादा में भी राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, तो गोविंदपुर में यहां भी राष्ट्रीय जनता का कब्जा है। एकमात्र सीट जो है वारसालीगंज में अरुणा देवी जो हैं वो चुनाव जीती हैं और बीजेपी को एकमात्र सीट यानी एनडीए को एकमात्र सीट मिली है। 5 में से 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। बात करते हैं हम पटना से सटे हुए उन सीटों के जिस पर शहरी क्षेत्र का ठप्पा लगा हुआ है, और इन ऐसी 14 सीटें हैं जिसमें से आपको बता दें कि पालीगंज, मसौढ़ी, विक्रम, दानापुर, मनेर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा, बाढ़ और फुलवारी शरीफ है। इन सभी सीटों पे अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस बार जदयू का भी दावा है, लोक जनशक्ति पार्टी का भी दावा है, और दावा तो इस बार और भी घटक दल के साथी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी इस बार कुछ अलग दावा कर रही है, तो मुकेश सहनी का भी महागठबंधन में दावा है। इन सीटों पर अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये टोटल 14 सीटें होती हैं, और इन 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के यहां भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है एनडीए गठबंधन की बात करें तो, और महागठबंधन की बढ़त मिली है। महागठबंधन यहाँ 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि मात्र 5 सीटें प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ और किसी का कोई भी स्टेक नहीं है एनडीए गठबंधन की तरफ से, कोई लड़ता भी चुनाव नहीं है। और देखना दिलचस्प यही होगा कि इस बार के चुनाव में बहुत सारी परिस्थितियां बदलनी है। 2025 में ये जो मगध का क्षेत्र है, ये अगर साध लिए तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने में एनडीए गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये क्षेत्र अगर पिछले हिसाब से 2020 की तरह अगर एक्ट करता है और यहाँ का रुझान वही रहता है, तो ये मान के चलिए कि इस बार बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी और बिहार में जो रिजल्ट आएगा वो कुछ अलग कहानी कहेगा। यानी सीधी तौर पे कहा जाता है कि मगध का ये क्षेत्र जो है वो 40 सीटें इसकी जो है वो तय करेंगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसके साथ साथ जनता ने कहीं ना कहीं अपना रिपोर्ट कार्ड 2020 में भी दिया, 2024 में भी दिया, अब 2025 का इंतजार कीजिए। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ ये पूरी की पूरी जो एपिसोड है, इस एपिसोड को आप देखिए, समझिए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो जरूर दीजिएगा। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उम्मीदवार हैं, तो जरूर हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हम आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, आपके जो विचार हैं, उसे आम जनता तक जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।